हेलो स्टूडेंट। सो आज हम लोग करेंट अफेयर का लास्ट वीक ऑफ जनवरी का डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हमारा जो डेट होगा वो होगा 21 से लेकर 31 ऑफ जनवरी के बीच के सारे करेंट अफेयर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा सेक्शन है वो कि ऑलरेडी हम हर बार वीडियो में आपको बताते हैं कि हम लोग जो न्यूज़ है या फिर जितने भी करंट अफेयर है इसको हम लोग 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। एक तो आपका अपॉइंटमेंट जो ऑलरेडी आपको दिख रहा है, दूसरा सेक्शन हमारा होता है न्यूज का, और तीसरा जो सेक्शन होता है ये होता है ओबिचरी का। तो 3 सेक्शन में हम लोग क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि जितने भी तरह के अपॉइंटमेंट आएंगे वो अपॉइंटमेंट सेक्शन में कवर हो जाएंगे। न्यूज की अगर मैं बात करूं, जितने भी तरह के न्यूज आते हैं वो सारे के सारे न्यूज में कवर हो जाते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स न्यूज हो, चाहे वो किसी नेशनल न्यूज हो, इंटरनेशनल न्यूज हो, किसी भी स्टेट का इंपॉर्टेंट न्यूज हो, सारे के सारे हम लोग न्यूज सेक्शन में कवर कर देते हैं। ओबिचरी कभी कभार डेथ न्यूज एग्जाम में पूछा भी जाता है। जिस एग्जाम में पूछा गया था कि मतलब एक पर्सन है जिनको पद्मश्री मिला था, है ना, रिसेंटली उनका डेथ हुआ, उसका नाम क्या है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ओबिचरी सेक्शन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। स्टूडेंट आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपॉइंटमेंट से। तो आज का पहला जो अपॉइंटमेंट है आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, वेदांतास कैरन ऑयल एंड गैस अपॉइंटेड निक वॉकर एज सीईओ। निक वॉकर, आप यहाँ पे आप इमेज देख रहे हो, इनका नाम है निक वॉकर। इनका अपॉइंटमेंट किया गया है ना, एज द सीईओ ऑफ कैरन ऑयल एंड गैस कंपनी, है ना। एक ऑयल एंड गैस कंपनी है जिनका नाम है कैरन, और इनके जो सीईओ है जिनका नाम है निक वाल्कर, इसका रिसेंटली अपॉइंट किया गया। अब आते हैं इसके बारे में, 2 लाइन हम लोग जानते हैं। कैरन ऑयल एंड गैस ए यूनिट ऑफ वेदांता लिमिटेड। वेदांता कंपनी आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़ी कंपनी से, है ना, जिनको अपॉइंट किया गया है 19 जनवरी 2023 को, अपॉइंटेड एज द निक वॉकर एज द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देखिए, निक वॉकर हैज प्रीवियसली सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट एंड सीईओ एट लुंडिन एनर्जी, अ लार्ज यूरोपियन इंडिपेंडेंट E&P कंपनी, है ना। ऑलरेडी ये कंपनी में ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं, अंडरस्टैंड। और उसके बाद इनको कैरन का जो है इनको सीईओ अपॉइंट किया गया इसका। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के सेकंड इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की तरफ। देखिए, जो दूसरा अपॉइंटमेंट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो अपॉइंटमेंट है इसको देखना, क्या नाम है, प्रवीण शर्मा, अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के नए डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट किया गया जिसका नाम है प्रवीण शर्मा। अब देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हो यही है प्रवीण शर्मा, शी इज द लेडी, और इन्हीं का अपॉइंटमेंट किया गया है। प्रवीण शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, है ना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। देखिए, आयुष्मान भारत प्रोग्राम के बारे में आपने सुना होगा, ये हमारे इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, आयुष्मान भारत प्रोग्राम, जिसके अंदर में बहुत सारी चीजें आता है। जैसे कहने का मतलब है, आपने सुना होगा पर फैमिली पर एनम 5 लाख रुपीस हमारी गवर्नमेंट देगी। तो ये किस प्रोग्राम के अंदर में आता है? तो आता है आयुष्मान भारत प्रोग्राम। अब ये डिजिटल मिशन चलाया जा रहा है और इसके डायरेक्टर के रूप में इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। ही इज 2005 बैच इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स ऑफिसर। The National Health Authority implemented India's public health insurance scheme called आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है ABPMJAY का फुल फॉर्म। तो अगर कभी भी एग्जाम में आ गया ABPMJAY का फुल फॉर्म, तो आप एटलीस्ट आप बता सकते हो AB का मतलब हो जाता है आयुष्मान भारत, है ना। PM का मतलब हो गया प्रधानमंत्री, है ना। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री। अब आ गया JAY, है ना, तो जन आरोग्य योजना। तो इस तरह से आप किसी का भी आप याद रख सकते हो एब्रीविएशन। सो एब्रीविएशन भी स्टूडेंट कभी कभार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के थर्ड इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की तरफ। फॉर्मर नाटो, देखिए नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ऑफ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मर नाटो जनरल जिसका नाम है पीटर पावेल becomes new president of CZK रिपब्लिक। CZK रिपब्लिक, है ना, CZK रिपब्लिक का कैपिटल है प्राग, है ना, क्या कैपिटल है? प्राग। एंड करेंसी विल बी द कोरोना। CZK रिपब्लिक का कैपिटल है प्राग एंड करेंसी विल बी द कोरोना। अब यहाँ के न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए जिनका नाम है पीटर पावेल।
देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपके एग्जाम्स में वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि पीटर पावेल, इनका अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट और किस कंट्री के प्रेसिडेंट के रूप में इनका अपॉइंटमेंट किया गया है, तो आप बता सकते हो सिजेक रिपब्लिक। सिजेक रिपब्लिक का कैपिटल है प्राग एंड करेंसी विल बी द कोरोना। देखिए स्टूडेंट, कभी कभार अगर एग्जाम्स में, कभी कभार क्या होता है एग्जाम्स में आपसे कैपिटल और करेंसी भी पूछता है, तो कैपिटल और करेंसी उसी कंट्री का ज्यादा करके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कंट्री रिसेंट में किसी न किसी कारण से न्यूज में रहा हो। तो ये जो कंट्री है ये किस लिए अभी न्यूज में रहा है, क्योंकि इस कंट्री का एक कैपिटल, इस कंट्री का एक नए प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट किया गया, इसीलिए ये कंट्री अभी न्यूज में रहा है। तो आपको मैं कैपिटल भी बताया हूं एज वेल एज करेंसी भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो इसके बारे में वन लाइन हम लोग जानते हैं। सो पीटर पावेल, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द NATO, North Atlantic of Treaty Organization Military Committee, has become the new president of the Czech Republic। कब हुआ अपॉइंटमेंट? 28 जनवरी 2023 को हुआ। He will replace incumbent president मिलोस जेमन। मिलोस जेमन का इनका रिसेंटली क्या किया गया कि मतलब इनके जगह पे ये आ गए। अब देखो, ड्यूरिंग द इलेक्शन जनरल पावेल गोट 58.2% वोट। मतलब क्या है कि इनको टोटल वोट कितना इनको मिला है, तो आप बता सकते हो 58.2%, है ना। जिसके बाद इन्होंने मतलब क्या सरपास किया है इनको, जिनका नाम है एंड्रेस बेबिस 42.8% के साथ। और सिजेक रिपब्लिक की अगर मैं बात करूं, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अभी है पीटर फियाला इज प्रेजेंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिजेक रिपब्लिक। एंड प्रेसिडेंट की मैं बात करूं पीटर पावेल, है ना। तो देखो नाम कहीं ना कहीं मिलता है, देखो दोनों में एक वर्ड कॉमन है, वो है पीटर, एक में है फियाला और एक है पावेल, है ना। सो स्टूडेंट, याद करने के लिए कुछ इस तरह से हमें रिलेट करना पड़ता है चीजों को, तभी जाकर वो चीजें ना अच्छे से याद हो पाता है। सो स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तरफ। देखिए नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है हमारा वो है अमूल। अमूल दूध पीता है इंडिया, हर किसी को पता है अमूल के बारे में। उसी अमूल की मैं बात कर रहा हूं। तो अमूल के नए चेयरमैन का अपॉइंटमेंट किया गया। आपको एक बात पता होना चाहिए, ये जो अमूल जो कंपनी है, क्योंकि बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है, अमूल मतलब किस स्टेट की कंपनी, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अमूल जो है स्टार्ट हुआ था गुजरात से, और ये आज की कंपनी नहीं है, ये 1946 की कंपनी है अमूल। तो आज के डेट में अमूल जो है पूरे इंडिया में डेयरी का मतलब सबसे बड़ा मार्केट है। डेयरी बोलो, बटर बोलो, जो भी चीजें, चीज बोलिए, तो इन सारी चीजों का बहुत बड़ा मार्केट है अमूल। तो अमूल जो है, अमूल एक बहुत बड़ी कंपनी, डेयरी कंपनी, और इसका टैगलाइन भी है द टेस्ट ऑफ इंडिया, है ना। चलिए उसके बाद फिर अगर मैं बात करूं, इसके चेयरमैन अपॉइंट किए गए जिनका नाम है श्यामल भाई बी पटेल, है ना। श्यामल भाई बी पटेल इज प्रेजेंट द चेयरमैन, अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ अमूल, है ना। अमूल की मैं बात करूं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अमूल का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि अमूल का हेडक्वार्टर है आनंद, गुजरात। आनंद गुजरात इज प्रेजेंट द हेडक्वार्टर ऑफ द अमूल। और इसके फाउंडर का नाम है त्रिभुवन दास पटेल, है ना। त्रिभुवन दास पटेल इज प्रेजेंट द he is the founder, he was the founder of Amul। so one of the most important news, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अमूल इंडिया का एक बहुत बड़ा डेयरी फार्म। अब यहां से मैं आपको एक बात बताता हूं, वर्ल्ड का कौन सा ऐसा कंट्री है जो मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री, टॉप कंट्री कौन सा हो गया, मतलब आज की डेट में कौन सा ऐसा कंट्री जो सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करता है, तो आपको पता होना चाहिए, आंसर विल बी द इंडिया। सो इंडिया, पहले यूएसए था, यूएसए को सरपास करके इंडिया टॉप में आ गया। सो ये न्यूज हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट होगा। सो स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। देखिए तो नरेश लालवानी इज अपॉइंटेड एज द जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे जो है, रेलवे के बहुत सारे जोन होते हैं, सेंट्रल जोन होते हैं, नॉर्थ जोन होते हैं, ईस्ट जोन होते हैं, साउथ जोन होते हैं, वेस्ट जोन होते हैं। अगर मैं बात करूं 18+ रेलवे जोन है हमारे इंडिया में। रेलवे जोन की अगर मैं बात करूं, अलग अलग रेलवे जोन है, और अलग अलग रेलवे जोन के अलग अलग जनरल मैनेजर भी होते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल रेलवे जोन की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो सेंट्रल रेलवे जोन के जो जनरल मैनेजर अपॉइंट किए गए, जिनका नाम है नरेश लालवानी। चलिए अब यहां से आपके लिए क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि रेलवे, है ना, रेलवे की मैं बात करूं, इंडियन रेलवे
अब इंडियन रेलवे में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं लेकिन आपको लोग इसके आंसर घर पे प्रिपेयर करना। इंडिया का कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है जो हाई एल्टीट्यूड पे बनाया गया है? इंडिया का कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम सबसे बड़ा है ना, मतलब सबसे बड़ा नाम कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम सबसे बड़ा है? और इंडिया में कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन रेलवे जहां पे रेलवे ब्रिज बनाया गया सबसे हाइट पे बनाया गया? इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है? इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज कौन सा है? अगर ये चीजें आपको नहीं पता है तो हमारा एक वीडियो है, आप उस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगा। आप जस्ट आपको टाइप करना इंडियन रेलवे बाय विजन क्यू। जब आप ये टाइप करेंगे तो आपको इंडियन रेलवे से रिलेटेड जितने भी न्यूज है ये सारे आपको देखने को मिले। बट यस ऑफकोर्स ये बहुत पुराना वीडियो है, बहुत पुराना मतलब साल 1 ईयर प्लस का वीडियो है, तो इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। जैसे कि अभी इंडिया हाई स्पीड ट्रेन उसमें शायद बताया गया है गतिमान एक्सप्रेस, तो उसमें बस थोड़े से चेंजेस करने हैं आपको, बाकी रिमेनिंग एवरीथिंग इज द सेम है ना। बाकी सारी चीज आप वहां से देख सकते हो, समझ सकते हो, याद कर सकते हो। तो चलिए, तो एक चीज मैं यहाँ पे बस आपको बताता हूँ। एट प्रेजेंट हु इज द प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो आप लोगों को पता होगा अश्विनी वैष्णव है ना। अश्विनी वैष्णव इज प्रेजेंट द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो बस आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, सेंट्रल रेलवे जोन के नए जनरल मैनेजर का अपॉइंट किया गया जिसका नाम है नरेश लालवानी। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के तरफ। अब देखिए हमारा अपॉइंटमेंट आज इतना ही था, जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थे स्टूडेंट मैंने सारे के सारे कवर कर दिए। तो आज का जो पहला न्यूज है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले देखिए यूनेस्को दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला चीज आया यूनेस्को की अगर मैं बात करूं, यूनेस्को का फुल फॉर्म हमारे लिए बहुत जरूरी है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को बहुत सारे काम करता है। जैसे यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूसीसीएल यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, उसमें भी बहुत सारे सिटीज वो चूज करता है, जिससे बहुत सारे इंडियन सिटीज को भी सिलेक्ट किया गया है। उसी तरह से यूनेस्को के बहुत सारे काम होते हैं। तो यूनेस्को को स्टैब्लिश कब किया गया था फर्स्ट टाइम? तो आप बता सकते हो 1945। यूनेस्को कब से स्टार्ट हुआ? 1945 से स्टार्ट हुआ, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो आप बता सकते हो पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? ऑड्रे एजोली इज प्रेजेंट द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। तो यूनेस्को रिलेटेड पहले मैंने आपको यहाँ पे कुछ फैक्ट आपको मैंने मेंशन कर दिया, जो कि आप इसको समझोगे, आप कोशिश करना है इसको रिमेंबर करने का। 2-3 चीजें तो याद ही हो गया होगा आपको। जैसे यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, यूनेस्को को स्टैब्लिश कब किया गया था? 1945। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे? तो आप बता सकते हो पेरिस, फ्रांस। और इसके प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल का नाम क्या? ऑड्रे एजोली। चलिए यूनेस्को की अगर मैं बात करूं, यूनेस्को डेडिकेटेड इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन टू अफगान गर्ल्स, है ना। अफगान गर्ल्स के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ये डेडिकेट किया गया है। अब आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि अफगान में सभी को पता है अफगानिस्तान में तालिबानी रूल अभी चल रहा है, अंडरस्टैंड। वहां पे जो पहले थे, जो वहां के जो प्रेसिडेंट थे वो भाग गए वहां से, है ना। और उसके बाद तालिबान ने कैप्चर कर लिया पूरे अफगानिस्तान को। उसके बाद वहां पे बहुत सारे क्राइम्स स्टार्ट हो गए। जैसे वहां पे लड़कियों को क्या किया जाता है? काम करने के लिए नहीं दिया जाता है, अंडरस्टैंड। जैसे वहां पे लड़कियों के साथ टॉर्चर किया जाता है। लड़कियों को बोला जाता है भाई आपका काम ये नहीं है कि आप पब्लिकली कुछ भी काम करो, आपको बस घर में रहना है, अंडरस्टैंड। आपको घर के काम करने हैं, आपको ऑफिस नहीं जा सकते हो, आपको अगर रोड में भी कहीं निकलना है तो बुर्का पहनकर निकलो, अंडरस्टैंड। कोई भी आपको देखना नहीं चाहिए। मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है वहां पे अफगानिस्तान में। तो कहने का मतलब क्या है? अब वहां तो वहां की लड़कियां लोग क्या करेंगे? वो कैसे वहां पे ये करेंगे? आपने सुना होगा जब तालिबान अटैक किया था तो वहां पे एक सीनियर मोस्ट जज थी, वहां पे एक लेडी जज थी, तो उनको ना जो तालिबानी थे वो उनके घर में घुस करके उनको गोली मार दिए थे। तो ऐसे एक नहीं बहुत सारे इंसिडेंट देखने को वहां पे मिला है तालिबान में, जिसके कारण से बोला जाता है कि तालिबान में लड़कियों का, जैसे वहां पे एक और भी सीन आप लोगों ने टेलीविजन पे देखा होगा, आपने क्या नाम है किसी भी न्यूज चैनल पे देखा होगा कि कोई ब्यूटी पार्लर है, वहां पे बाहर में क्या है कि एक लड़की का फोटो लगा हुआ, उसको कुछ लोग पेंट कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि वहां पे लड़कियों को बाहर नहीं दिखाना है, अपना फेस नहीं दिखाना है ना। बाहर निकलना है तो प्रोटेक्टेड निकलना है, पूरा बुर्के में निकलना है, अंडरस्टैंड। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है वहां पे। तो इन सभी चीजों को अवेयर करने के लिए, वहां की लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए यूनेस्को ने डेडिकेट कर दिया है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन टू अफगान गर्ल, दैट इज द इंपॉर्टेंट।
अंडरस्टैंड। तो देखिए यूनेस्को है डेडिकेटेड इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ऑन द 24th जनवरी 2024। कब किया गया ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, 24th जनवरी 2024 टू अफगान गर्ल एंड वुमेन। It said that no country in the world should bar women and girls from receiving an education and it is a universal human right that must be respected। मतलब कहने का मतलब कोई भी वर्ल्ड का कोई भी ऐसा कंट्री ये नहीं बोलता है लड़कियों को, वुमेन को, औरतों को कि आप जो है पढ़ाई मत करो, है ना, पढ़ाई सभी के लिए जरूरी, एजुकेशन सभी के लिए जरूरी, स्किल सभी के लिए जरूरी है। तो भाई ये एक कंट्री कैसे इसके लिए रोक सकता है? तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी डेडिकेट किया गया है। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को currently around 80% of the school aged Afghan girls and young women are out of school under Taliban rule। ऑलरेडी मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि वहां पे लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना है। तो बताओ वहां के बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो वहां के लड़कियां पढ़ेंगी कैसे? सिर्फ लड़कों को पढ़ने का राइट है, लड़कों को सब कुछ करने का राइट है, भाई लड़कियों को भी तो करने का राइट होना चाहिए ना। आज के डेट में भी कोई एक ऐसा कंट्री वर्ल्ड का जो ये इन सारी बातों के लिए भेदभाव करता है कि भाई तुम लड़के हो, तुम लड़कियां हो, लेकिन आज भी अफगानिस्तान ऐसा है। तो ऑफकोर्स वहां के लोगों को अवेयर करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो यूनेस्को ने एक स्टेप लिया यहाँ पे। आई होप ये न्यूज आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। चलिए देखिए, India's newest butterfly species found in अरुणाचल प्रदेश। देखिए बटरफ्लाई के नए नए प्रजातियां आते हैं, है ना। अब देखो आने के बहुत सारे सोर्सेस हैं। एक तो ऐसा होता है कि माइग्रेट होकर भी आ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा होता है कि नए क्रिएट होते हैं, अंडरस्टैंड। तो अरुणाचल प्रदेश में एक नया बटरफ्लाई का एक न्यूएस्ट बटरफ्लाई यहाँ पे देखने को मिला है अरुणाचल प्रदेश में, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। सोलो टेल बटरफ्लाई दिस अपीयरिंग फ्रॉम इट्स प्रीवियसली नॉन रेंजेस फ्रॉम म्यांमार एंड साउथर्न चाइना टू वियतनाम हैज बीन रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। देखिए जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यही बताया कि बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं, स्पीसीज हैं जो दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में आ जाते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है हमारे कंट्री के जो स्पीसीज है वो उड़ करके चले जाते हैं दूसरे कंट्री में। तो वो क्या होता है कि जब वो जिस कंट्री में भी जाते हैं उसको वो लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं प्रोटेक्ट करने का। अब देखिए दो चीज होता है, एक तो वाइल्ड लाइफ होता है और एक होता है एनिमल हस्बेंड्री। दोनों में डिफरेंस क्या है? वाइल्ड लाइफ में बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली नो डाउट कि इनसे हमें कुछ खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, अंडरस्टैंड, ना ही हम इससे कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकते। बट ऑफ कोर्स ये हमारा एक मतलब इन्वायरमेंट का एक बोल सकते हो शोभा बढ़ाता है। जैसे अगर मैं बात करूं बाकी दूसरे पेट एनिमल की, अगर मैं बात करूं जैसे काऊ एक एनिमल है, वो क्या करता है, वो उससे हमें दूध मिलता है और उस दूध को हम क्या करते हैं, सेल करते हैं, और उस सेल से एक फैमिली जो है ना अपना सर्वाइव करता है। तो वो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर में आता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ की अगर मैं बात करूं तो वाइल्ड लाइफ में बहुत सारे स्पीसीज आएंगे, जैसे टाइगर एनिमल हस्बेंड्री के अंदर नहीं आएगा। बोलेगा सर टाइगर को कौन पालेगा? टाइगर को पालने का मतलब ही अपना मतलब नुकसान कराना है ना। किसी दिन उसका दिल करेगा तो मारेगा, लपेटा लेकर चला जाएगा। एनीवेज, तो कुछ ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं, अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है तो आप सभी को पता है, अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है ईटानगर। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश की कुछ फैक्ट यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर। यू ऑल नो अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है इनका नाम है पेमा खांडू। तो ये अभी से नहीं, बहुत दिन से है, अंडरस्टैंड। तो ये लगभग सभी स्टूडेंट को पता होगा। लेकिन अरुणाचल के गवर्नर चेंज हो गए। अरुणाचल के गवर्नर अभी बन गए कायवाल्य त्रिविक्रम, है ना, त्रिविक्रम। ही इज प्रेजेंट द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और भी बहुत सारे स्टेट के गवर्नर चेंजेस हो गए स्टूडेंट। तो जैसे जैसे उस स्टेट का नाम आएगा वैसे वैसे हम आपको उसके गवर्नर का नाम एक्सप्लेन करते रहेंगे। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। चलिए यहां पे देखिए, इंडो इजिप्ट ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसका नाम है साइक्लोन 1, है ना। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, साइक्लोन 1 इज द डिफेंस एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज, इंडिया एंड विच कंट्री। तो आप बता सकते हो इंडिया एंड इजिप्ट। इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में एक डिफेंस एक्सरसाइज होता है, उसका नाम क्या है? तो आप बता सकते हो साइक्लोन 1, है ना, जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है ना। तो फर्स्ट एडिशन का मतलब हुआ ये पहले नहीं था, ये इस बार ही स्टार्ट हुआ है। तो देखिए वैसे बहुत सारे जैसे टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार, है ना,
कोप इंडिया, ये सब ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है कि इंडिया एंड अमेरिका के बीच में कौन सा डिफेंस एक्सरसाइज होता है, तो आप बोलते हो कोप इंडिया, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प। अब बोलते हो सर इंडिया एंड नेपाल के बीच में कौन सा एक्सरसाइज होता है, तो बोलते हो सर सूर्य किरण, है ना, सूर्य किरण इज द डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। अब बोलते हो सर इंडिया एंड चाइना के बीच में क्या होता है, इंडिया एंड चाइना, है ना, तो आप बोलते हो हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड। तो एक बार एग्जाम में देखने को मिला कि इंडिया एंड चाइना के बीच में एक डिफेंस एक्सरसाइज होता है, उसका नाम क्या है, तो ऑप्शन में थे पता है क्या, हैंड इन हैंड, हैंड विथ हैंड, हैंड ऑफ हैंड, हैंड ओवर हैंड, तो ऐसे ऑप्शन रहता है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है, भाई सभी में तो हैंड तो सभी में, अब किसी में इन है, किसी में विथ है, किसी में टू है, किसी में ओवर है, अंडरस्टैंड। तो ये चीजें आपको याद रखना है, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, है ना, और इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में अभी मैंने बताया था आपको सूर्य किरण, अंडरस्टैंड, और इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में एक डिफेंस एक्सरसाइज होता है जिसका नाम क्या है, साइक्लोन वॉर, और ये इसका फर्स्ट एडिशन हुआ, दैट इज द इंपॉर्टेंट, पहला एडिशन हुआ है, तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अब देखिए इंडिया एंड इजिप्ट आर्मीज आर टू कंडक्ट द फर्स्ट एवर ज्वाइंट एक्सरसाइज साइक्लोन वन, मतलब अब देखो यहाँ पे एक और भी बात आता है कि ये जो साइक्लोन वन है ये कैसा एक्सरसाइज है, क्या ये नवल एक्सरसाइज है, क्या ये आर्मी एक्सरसाइज है, क्या ये एयरफोर्स एक्सरसाइज, तो आप बता सकते हो आर्मी एक्सरसाइज है। देखो यहाँ पे आर्मीज है ना, तो यहां से आप याद रख सकते हो, इट इज बीइंग हेल्ड इन जैसलमेर राजस्थान। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि साइक्लोन वन इज द डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट, ये कहां पे हुआ, तो आप बोल सकते हो राजस्थान के जैसलमेर में, है ना, राजस्थान के जैसलमेर में ये एक्सरसाइज हुआ है ना। कितने दिन का ये है, 14 डेज का एक्सरसाइज है ना, तो 14 डेज तक ये चलेगा। तो आप सोच लो स्टार्ट कब हुआ, 14 से, तो 14 से 14 डेज कितना हुआ, 28 में जाकर के खत्म हो गया। चलिए, द एक्सरसाइज इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, इट्स ब्रिंग स्पेशल फोर्सेस ऑफ कंट्रीज टू अ कॉमन प्लेटफॉर्म, 30 to 40 स्पेशल फोर्सेस आर पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज। इसमें 30 से 40 जो होते हैं स्पेशल फोर्स इसके लिए इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे। द आर्मीज विल इंगेज एंड गेट ट्रेंड इन कॉम्बैट, फ्री फॉल, क्या नाम है, स्नीपिंग, सर्वेलियंस एक्सेट्रा। देखिए ओवरऑल मैं एक बात बताता हूं, एक्सरसाइज होता क्या है, वाई एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक्सरसाइज में क्या होता है कि जैसे दूसरे कंट्री जो है वो कैसे वेपन का यूज करते हैं, हमारे जो स्पेशल कमांडर है, स्पेशल फोर्सेस जो हमारे हैं, उनको किस चीज की लैकिंग है, वो क्या जानते हैं जो मतलब दूसरे कंट्री के लोग नहीं जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हम एक एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें आइडिया का एक्सचेंज होता है ना, वो किस तरह से किसी बंदूक को यूज करते हैं, कौन सा वेपन यूज कर रहे हैं, वेपन्स के बारे में हमें पता चलता है ना, कौन से वेपन किस टाइप से उसको ऑपरेट करना है ये हमें पता चलता है। इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलता है। मतलब ओवरऑल अगर एक सिंपल सा वर्ड में बोलूं, एक्सचेंजेस ऑफ आइडियाज होते हैं इसके अंदर में, एक्सरसाइज के अंदर में। सो स्टूडेंट अब यहाँ पे देखते हैं इजिप्ट कैपिटल है ना, इजिप्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो इजिप्ट का कैपिटल है कायरो, है ना, इजिप्ट का कैपिटल क्या है, कायरो। इजिप्ट की अगर मैं बात करूं, करेंसी विल बी द पाउंड। अब देखो, अब यहां पे आपको कुछ दिख रहा है, इधर है देखो सीरिया, इधर है जॉर्डन, इधर है सऊदी अरब, है ना। सीरिया का कैपिटल आपको पता है, सीरिया कैपिटल डैमेस्कस, यूनाइटेड किंगडम लंदन, जॉर्डन अम्मान, सऊदी अरब है ना अबू धाबी। तो इस तरह से बहुत सारे, जो एक्चुअली मैं मैप क्यों देता हूं आपको, तो मैप के थ्रू आप ये समझ सकते हो ना कि भाई इजिप्ट कैसे है, किस तरह का इजिप्ट है, किस टाइप का वो लगता है इजिप्ट देखने में। आप देख रहे हो यहाँ पे जितने भी येलो कलर के जो ये बने हुए, ये सारे के सारे आपके इजिप्ट के बाउंड्रीज है, अंडरस्टैंड, यही है इजिप्ट, ठीक है। तो इजिप्ट का मैप बनाना सर बहुत ही इजी, ऑफ कोर्स इंडिया का मैप बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर आप अच्छे से इंडिया बनाते हो तो आपको काफी टाइम लग जाता है, आधे घंटे। अगर प्रॉपर वे में अगर इंडिया बनाओगे ना, अब इंडिया के अंदर में जितने भी स्टेट्स अगर उसको ड्रॉ करने चलोगे ना तो सर पूरा दिन लग जाता है। तो हमारा इंडिया इस तरह का है। एनीवेज, हर जगह का भी कहानी कुछ वैसा ही होगा, है ना। अगर आप उसको पूरा जूम आउट करके अगर आप देखते हो उसको, तो पूरा का पूरा ऐसा ही दिखता है। एनीवेज, सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। सी, देखिए, अ न्यू बेसाल्ट प्लेट्यू डिस्कवर्ड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र। समझना, एक प्लेट्यू डिस्कवर किया गया महाराष्ट्र में, है ना। महाराष्ट्र में भी कहा, वेस्टर्न घाट। देखिए, एक चीज मैं आपको यहां पे बताता हूं, दिस इज द पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी। ये है हमारा नॉर्थ और ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट,
है ना। तो ये वाला जो एरिया कहलाता है ये कहलाता है वेस्टर्न घाट, और ये वाला जो रीजन्स कहलाता है ये कहलाता है ईस्टर्न हिमालयन, ईस्टर्न हिमालयन एंड वेस्टर्न घाट। तो सबसे पहली बात, महाराष्ट्र कुछ इस रीजन में आता है, तो ये किसका पार्ट होगा, वेस्टर्न घाट का पार्ट होगा। तो वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र में क्या हुआ, एक न्यू प्लेटू डिस्कवर्ड किया गया, उसका नाम क्या है, तो आप बता सकते हो बेसाल्ट प्लेटू, है ना। यहां पे आपको बस इतना ही इंपॉर्टेंट होगा। अब यहां पे आपको इमेज के थ्रू कुछ चीजें दिख रहा है, ये है महाराष्ट्र। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि महाराष्ट्र कौन कौन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो आप बोल सकते हो इधर तो आपका हो गया गुजरात, इधर हो गया आपका मध्य प्रदेश, इधर हो गया आपका छत्तीसगढ़, इधर हो गया आपका आंध्र प्रदेश, अंडरस्टैंड, और इधर हो गया आपका कर्नाटका। अब देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में एक छोटा सा पार्ट है हमारा गोवा का, तो मतलब ये गोवा के साथ भी अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो ये चीजें कभी कभार आपसे पूछा जाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट शेयरिंग देयर बाउंड्रीज विथ महाराष्ट्र, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से कौन से ऐसे स्टेट है जो महाराष्ट्र के साथ अपना बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो आप इस टाइप से याद रख सकते हो, इस टाइप से याद करने की कोशिश कर सकते हो। चलिए महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, महाराष्ट्र के सीएम का नाम आप सभी को पता है, एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे के बारे में भी बहुत ज्यादा न्यूज में भी आ रहा है ना। और इन पहले थे आपके उद्धव ठाकरे, जिनको रिप्लेस करके एकनाथ शिंदे आ गए, और अभी जो राजस्थान के गवर्नर थे रमेश बायस, अभी ये चले गए महाराष्ट्र के गवर्नर बन गए। सो ये भी गवर्नर आपका चेंजेस हुए। तो महाराष्ट्र के न्यूली गवर्नर का नाम क्या है, तो आप बता सकते हो रमेश बायस। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है, एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है, मुंबई। मुंबई इज ऑल्सो नॉन एज कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल कैपिटल सीसी। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है हमारा दिल्ली, है ना, न्यू दिल्ली जिसको हम लोग बोलते हैं, और कॉमर्शियल कैपिटल है हमारा मुंबई। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, मुंबई में दो एक्सचेंज है, एक है BSE जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, और एक है NSE जिसको हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहां पे, मुंबई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई। एज वेल एज मुंबई बहुत सारे बैंकों, इवन अगर कॉमर्शियल कैपिटल है तो ऑफकोर्स वहां पे बहुत सारी चीजों का हेडक्वार्टर है, बहुत सारे बैंकों का हेडक्वार्टर है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज के तरफ, नेक्स्ट न्यूज की तरफ। देखिए नेक्स्ट न्यूज है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्मी ने क्या किया, मतलब डिफेंस ने क्या किया यूथ लोगों के लिए, मतलब कि बच्चे से लोगों को ट्रेनिंग मिले कि मतलब आर्मी में जाने का मतलब क्या होता है, कितने डिसिप्लिन होते हैं वहां पे, किस तरह से लोगों को फिट रहना पड़ता है, उसके लिए एक बॉडी बनाया जिसका नाम है एनसीसी, जो कि आप सभी को पता होगा। एनसीसी एक बॉडी बनाया गया एनसीसी। अब देखिए देखना, तो पीएम मोदी रिलीज स्पेशल 75 रुपीज कॉइन टू मार्क 75 सक्सेसफुल ईयर ऑफ एनसीसी। मतलब एनसीसी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में, है ना, हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 75 रुपए का 75 रुपीज का कॉइन बनाया। अब देखो पहले एक जमाना था जहां पे 10 पैसे 20 पैसे 50 पैसे का कॉइन चलता था, आज के डेट में 75 रुपए का भी कॉइन गवर्नमेंट निकाल दिया, सोचो। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे इमेज में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे सभी लोगों ने 75 रुपए का कॉइन यहाँ पे लेकर आए। तो ये 75 रुपीज का कॉइन रिलीज किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि 75 ईयर कंप्लीट हुआ है। किसका कंप्लीट हुआ है, एनसीसी का कंप्लीट हुआ है, जिसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने 75 रुपीज का कॉइन रिलीज किया है। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कब रिलीज किया है, 28 जनवरी 2023 रिलीजेस अ स्पेशल डे कवर एंड अ कमेमोरेटिव स्पेशल मिंट कॉइन ऑफ 75 रुपीज डिनोमिनेशन. It was released on the occasion of 75 successful year of the NCC National Cadet Corps. NCC rally was organized on the occasion of 75 years commemoration at करियप्पा मैदान दिल्ली, है ना। ये कहाँ पे ये किया गया, करियप्पा मैदान दिल्ली में। कब किया गया, 28 जनवरी 2023। अब एनसीसी स्टैब्लिश कब हुआ था, 1948 में, है ना। एनसीसी स्टैब्लिश कब हुआ था, 1948 में। एनसीसी का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो भी आप बोल सकते हो दिल्ली, न्यू दिल्ली, है ना। एनसीसी का हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली, है ना। और अगर कोई पूछ दे कि सर एनसीसी का स्लोगन क्या है, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन, एकता का मतलब होता है यूनिटी, और अनुशासन का मतलब होता है डिसिप्लिन, है ना। तो मतलब भाई एकता मतलब हम सभी मिलकर एक होकर रहना चाहिए, अंडरस्टैंड। और डिसिप्लिन का मतलब कि अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनानी चाहिए, है ना। तो ये चीजें बचपन से सिखाने के लिए, है ना, आप फिट रहो, है ना, आप क्या सब मिलकर एक रहो, यूनिटी हमारे बीच में होनी चाहिए, अंडरस्टैंड। और
इन सभी चीजों के लिए एनसीसी को लाया गया है ना, जो कि बोला जाता है कि एक युद्ध मतलब बचपन से ही लोगों को ट्रेनिंग देना है ना, कि बड़े होकर बंदूक कैसे चलाते हैं, अंडरस्टैंड, ये सभी चीजों का ट्रेनिंग देना है बच्चे से ही लोगों को। तो इसके लिए एनसीसी बनाया गया। अब देखो, अगर एक चीज बोला जाता है ना कि भाई अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है ना, तो आपको क्या मिलता है, गवर्नमेंट जॉब में भी आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होता है अगर आप एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास है। ये सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। वीर गार्जियन 2023, इट इज द ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान, है ना, कंक्लूड्स, इट वाज हेल्ड बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, है ना। देखिए, सबसे पहली बात, गार्जियन, वीर गार्जियन, इट इज अ ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, it was first time when an Indian Air Force woman fighter pilot was part of Indian contingent for aerial war games in a foreign land. It was held from 12 to 26th of January 2023. IF, Indian Air Force contingent, comprised 4 Su-30 MKI, 2 C-17 एंड 1 IL-78 एयरक्राफ्ट, है ना। अब देखो, इसके लिए कौन कौन से एयरक्राफ्ट यहाँ पे तैनात किया गया और इसमें पार्टिसिपेट किया है इस एक्सरसाइज में, तो आप बता सकते हो कौन कौन से एयरक्राफ्ट को इसमें पार्टिसिपेट कराया गया इस एक्सरसाइज में, है ना, वीर गार्जियन में। तो आप बता सकते हो Su-30 MKI, है ना, C-17 एंड IL-78। जापान की अगर मैं बात करूं, जापान का कैपिटल है टोक्यो एंड करेंसी विल बी द येन। अब यहाँ पे देखो, आपको जापान दिख रहा होगा, अंडरस्टैंड। तो ये जो जापान है, जापान का कैपिटल है आपका टोक्यो, ये पूरा आपका यही जो आपका जो आप देख रहे हो ना, यही आपका जापान है, और जापान का कैपिटल हो गया टोक्यो एंड करेंसी विल बी द येन। अब देखो, इधर देखो, ये पूरा का पूरा क्या है, सी है ना, और इधर इस साइड में आपका रशिया है, इधर आपका चाइना है, इधर आपका नॉर्थ कोरिया, इधर आपका साउथ कोरिया है, अंडरस्टैंड। तो बहुत सारे कंट्रीज इसके आसपास में है। तो ये कुछ आपका था, इंडिया एंड जापान के बीच में एक डिफेंस एक्सरसाइज होता है जिसका नाम क्या है, वीर गार्जियन, और बस इसी के बारे में आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। सो स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज के तरफ। नेक्स्ट न्यूज देखिए, ये न्यूज भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल वोटर्स डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो आप बता सकते हैं 25 जनवरी। नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 25 जनवरी। वोटर्स डे, वोटर का मतलब क्या होता है, इलेक्शन, अंडरस्टैंड। जब इलेक्शन होता है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वोट देने जाते हैं। Why? Because India is the largest democratic nation in the world. Understand? यहाँ पे हम कोई भी इलेक्ट किए जाते हैं एज either प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और एनीवन, तो उसके लिए उनको मतलब क्या होता है, इलेक्शन में खड़े होने पड़ते हैं, हम उनको वोट करते हैं, उसके बाद फिर वो इलेक्ट किए जाते हैं। मतलब लोकसभा राज्यसभा में इलेक्शन होता है, फिर जाकर किसी का अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो इसलिए अब उस दिन को याद करते हुए हम लोग नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर ऑन 25 जनवरी। समझना, 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे इस दिन ऑब्जर्व किया गया है ना। फाउंडिंग डे ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इस दिन क्यों करते हैं, क्योंकि इसी दिन से नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया था, स्टार्ट किया गया था, है ना। सिंस 2021 नेशनल वोटर्स डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 25 जनवरी एवरी ईयर। मतलब नेशनल वोटर्स डे हमने कब से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, तो आप बता सकते हो 2011 से। इस बार का थीम क्या रहा, इस बार का नेशनल वोटर्स डे का, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, है ना। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड ऑन 25 जनवरी 1950। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टार्ट कब किया गया था, तो आप बता सकते हो 25 जनवरी 1950 को, है ना। और उसके बाद ये वोटर्स डे कब से सेलिब्रेट होना स्टार्ट हुआ, तो आप बता सकते हो 2011 से। ये देखो, ऑलरेडी यहाँ पे मैंने आपको बताया 2011 से सेलिब्रेट होना स्टार्ट हुआ। सो स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। देखिए, सुभाष चंद्र बोस, है ना, सुभाष चंद्र बोस, इनके बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 23 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं सुभाष चंद्र बोस, या फिर नेताजी जयंती, है ना। इनका बर्थ हुआ था नेताजी जयंती। सुभाष चंद्र बोस को पता है, नेताजी के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। सुभाष चंद्र बोस
जो है उनका बर्थ एनिवर्सरी को याद करते हुए 23 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्या चीज, नेताजी जयंती। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस का बेसिकली बर्थ हुआ था 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में, है ना, कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ, अंडरस्टैंड। उसके बाद मतलब इन्हीं के लिए एक डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसको पराक्रम दिवस भी बोलते हैं, पराक्रम दिवस या फिर डे ऑफ वैलोर भी सेलिब्रेट किया जाता है कब 2022, है ना। In 1923, he was elected as the president of All India Youth Congress and was elected president of the Haripura Congress session in 1938. ठीक है, ऑफ कोर्स सुभाष चंद्र बोस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड। इन्होंने बहुत कुछ काम किया एज अ फ्रीडम फाइटर हमारे कंट्री के लिए, तो ऑफ कोर्स इनके लिए इनके बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, आप यहाँ पे देख रहे हो क्या है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे विच इज ऑब्जर्व्ड ऑन 24 जनवरी एवरी ईयर। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, है ना। अब देखो हमारे कंट्री में बहुत सारी लड़कियां हैं, उनके अवेयरनेस के लिए कि वो भी पढ़ाई करें, वो भी आगे बढ़े, जो नहीं कर रहे हैं वो भी आकर आगे उठकर आए और अपने आप को कुछ करने की कोशिश करें, जिसके लिए हम लोग 24 जनवरी को इनके अवेयरनेस के लिए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। मतलब ओवरऑल बहुत सारी चीजें, जैसे कि मतलब चाइल्ड मैरिज नहीं करनी है ना, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। जैसे नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 24 जनवरी। इट वाज इनिशिएटेड इन 2008, मतलब ये कब से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया, 2008 से। किसके द्वारा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, है ना, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर के एक इनिशिएटिव लिया और उसके बाद सेलिब्रेट करना 2008 से स्टार्ट हुआ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, है ना। द डे एम टू रेज अवेयरनेस ऑफ द disparities that girls faces in a variety of areas including education, employment, clothing and others, है ना। बहुत सारी चीजों में जैसे लड़कियों को, वुमेन्स को डिफरेंसेस देखने को मिलता है, स्पेशली छोटे बच्चों को, अंडरस्टैंड, कि मतलब भाई लड़का हो तो तुमको ये करना है, लड़की है तुमको कुछ नहीं करना, ऐसे बहुत जगह पे देखने को मिलता है। तो इन सभी चीज के लिए मतलब उनको अवेयर के लिए कि भाई ऐसा कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है, और भी जो छोटी बच्ची हैं, है ना, छोटे छोटे गर्ल्स हैं, उनको ऊपर उठा करके लेकर आना है। तो इसके लिए एक डे हम लोग सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था। फर्स्ट नेशनल गर्ल चाइल्ड डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन, ऑफ कोर्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 2008 में सेलिब्रेट करना स्टार्ट हुआ, तो ऑफ कोर्स वो डेट था 24 जनवरी, और इसी दिन को याद करते हुए हम लोग एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज के तरफ। देखिए 75th डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी 30 जनवरी 2023, है ना। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, महात्मा गांधी के डेथ एनिवर्सरी को हम लोग मार्टियर्स डे के लिए के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ऑफ कोर्स महात्मा गांधी का मर्डर हुआ था और जिसने उनको गोली मारी थी उसका नाम है नाथूराम गोडसे। और ऑफ कोर्स अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ये कब हुआ था इनका डेथ, तो 1948 में हुआ था। एग्जैक्ट डेट 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 का इनका डेथ हुआ था। अब क्वेश्चन बनता है कि सर इनका बर्थ कब हुआ, तो ये भी आप देख लो यहाँ पे 2 अक्टूबर 1869 में इनका बर्थ हुआ था। तो इसलिए 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती भी सेलिब्रेट करते हैं और 2 अक्टूबर को हम लोग नॉन वायलेंस डे के नाम से भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। बट यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको जानना चाहिए, इनकी फादर का नाम था करमचंद गांधी और इसके मदर का नाम था पुतलीबाई। चलिए इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था, पोरबंदर में हुआ था, है ना। महात्मा गांधी का बर्थ कहाँ पे हुआ था, ये देखो यहाँ पे कहीं पे लिखा भी होगा, अंडरस्टैंड। सो पोरबंदर में हुआ था, ये देखो पोरबंदर में हुआ था इनका बर्थ, है ना। काथियावाड़ एजेंसी ब्रिटिश राज, है ना। मतलब क्या हुआ था कि मतलब उसमें ब्रिटिश राज चल रहा था, हमारे ब्रिटिश रूल चल रहा था और उस समय पोरबंदर में इनका बर्थ हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सो नेक्स्ट न्यूज देखिए आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम 2022, है ना, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो आप बोलोगे मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में इसकी बहुत अलग अलग जगह पे वेन्यू है, जैसे भोपाल में वेन्यू है, अंडरस्टैंड, और भी अलग अलग जगह पे। लेकिन 5th खेलो इंडिया, लेकिन भोपाल ही मेन वेन्यू इसका भोपाल ही है। तो 5th खेलो इंडिया गेम यूथ गेम 2022 कहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो आप बोल सकते हो मध्य प्रदेश, अंडरस्टैंड। अभी आप इमेज में देख रहे हो, ये मध्य प्रदेश के सीएम है, ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, ये दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट फेसेस आपको देखने को मिल रहा है। तो जो मध्य प्रदेश के जो सीएम है इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, और जो ये पर्सन आपको दिख रहे हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, कैबिनेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जिनका नाम है
क्या नाम है, अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर है ना, यूथ अफेयर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इनके पास है। तो 5th एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 commencing on 30th January 2022, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर है ना एंड सीएम ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान विल इनॉग्रेटेड एट द टीटी नगर स्टेडियम इन भोपाल, है ना। सो भोपाल का एक स्टेडियम है जिसका नाम है टीटी नगर स्टेडियम, जहां पे ये गेम स्टार्ट ये खेला जाएगा। दे वेर स्टार्ट इन 2018 विद द नेम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। ये स्टार्ट कब हुआ था? 2018 में स्टार्ट हुआ था। मतलब खेलो इंडिया गेम स्टार्ट कब हुआ था? तो आप बता सकते हो 2018 में स्टार्ट हुआ था। और पहला वेन्यू कहां पे था? क्योंकि जब फर्स्ट होता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है, तो फर्स्ट वेन्यू इसका था आपका क्या बोलते हैं, न्यू दिल्ली। और अच्छा एक बात बताइए, ये तो आपका 5th एडिशन है, तो आपको कभी कभार ये भी पूछ सकता है कि सर ये 4th एडिशन कहां पे हुआ था? तो याद रखना पंचकुला हरियाणा, पंचकुला हरियाणा, पंचकुला हरियाणा। सो पंचकुला हरियाणा में 4th एडिशन हुआ था। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज के तरफ। देखिए इंडिया बिकेम, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए, इंडिया बिकेम नंबर 1 ओडीआई टीम इन आईसीसी रैंकिंग। आईसीसी रैंकिंग, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रैंकिंग में ओडीआई में इंडिया नंबर 1 कंट्री बन गया है ना, ओडीआई रैंकिंग में। अब क्वेश्चन बनता है सर इंडिया नंबर 1 पे बनाया तो नंबर 2 पे कौन है? तो आपको याद रखना नंबर 2 पे इंग्लैंड है, नंबर 3 पे ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 4 पे आपका न्यूजीलैंड है। सो फर्स्ट 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? इंडिया। सेकंड नंबर पे कौन हो गया? इंग्लैंड। थर्ड पे कौन हो गया? ऑस्ट्रेलिया। एंड फोर्थ पे कौन हो गया? न्यूजीलैंड। स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज के तरफ। देखिए चलिए, तो आज हमारा जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज थे स्टूडेंट सारे के सारे हमने कवर कर दिया। सो आप हम लोग बढ़ते हैं ओबिचरी सेक्शन की तरफ। आज हम लोगों ने अपने सेशन में 2 ओबिचरी लिया एंड दोनों ओबिचरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ओबिचरी आप देखिए क्या है। सबसे पहली बात, पद्मश्री अवार्डीज जिसका नाम है प्रभाबेन क्या नाम है, शोभा चंद शाह, है ना, प्रभाबेन शोभा चंद शाह, प्रभाबेन शोभा चंद शाह। थोड़ा सा नाम बड़ा है, आप इसको 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। प्रभाबेन शोभा क्या नाम है, शोभा चंद शाह, जिनका अभी रिसेंटली डेथ हो गया है। अब पता है आपको इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। अबे ये लेडी इतना पॉपुलर कैसे हो गई? ये एक सोशल वर्कर थी और आपने अब जब सुनोगे ना इन्होंने कैसे कैसे काम किया। ये दमन में ना सबसे पहले स्विंग मतलब सिलाई की जो ट्रेनिंग होता है, सिलाई की ट्रेनिंग ये देती थी, पता है, लड़कियों को। तो एक ऑफ कोर्स एक मतलब आइकॉनिक पर्सन बनकर सामने आई, है ना। तो पद्मश्री अवार्डीज प्रभाबेन शोभाग चंद शाह, जिनका रिसेंटली डेथ हो गया है 18 जनवरी को। शी वाज अ सोशल वर्कर्स फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। शी वॉज ऑल्सो नॉन एज दमन की दिव्या। ऑफकोर्स भाई, जब हमारे एरिया में, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में कोई ऐसी लेडी हैं जिन्होंने हमारे समाज में एक नया मिसाल क्रिएट किया है, तो ऑफकोर्स वो लेडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो होगी होगी। इन 1969 प्रभाबेन स्टार्टेड स्विंग क्लासेस, है ना, स्विंग क्लासेस मतलब सिलाई का क्लासेस उन्होंने स्टार्ट किया। किसके लिए भाई? मतलब मेल के लिए नहीं, है ना, फीमेल के लिए। दैट इज द इंपॉर्टेंट। कहां पे? दमन में। सी ऑल्सो स्टार्टेड द वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन्होंने मतलब वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी भी स्टार्ट किया, साथ ही साथ वुमेन क्रेडिट सोसाइटी भी स्टार्ट किया। अंडरस्टैंड? सो ऑफ कोर्स ये लेडी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां के लिए? दमन एंड दीव दादर नगर हवेली के लिए। इसलिए इनको दमन की दिव्या के नाम से भी हम लोग जानते हैं, है ना। इन 2022 शी गॉट द पद्मश्री अवार्डीज, मतलब इनको 2022 में इनको पद्मश्री अवार्ड, पिछले साल इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। रीजन क्या था? इन्होंने अपने सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे काम किया। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आपका भारत रत्न, है ना, भारत रत्न। फिर आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्म श्री। ये इंडिया का 4 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ये चारों आपको सीरियली वाइज मैंने आपको बता दिया। तो अगर ऑर्डर वाइज अगर आपसे पूछ दे इंडिया का नंबर 1 सबसे टॉप मोस्ट इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है, तो आप बता सकते हो भारत रत्न, सेकंड हो गया पद्म विभूषण, थर्ड हो गया पद्म भूषण एंड फोर्थ हो गया पद्मश्री। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के सेकंड ऑबिचरी की तरफ। देखिए सेकंड ऑबिचरी, उड़ीसा हेल्थ मिनिस्टर। उड़ीसा के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है नवकिशोर दास, जिनका रिसेंटली डेथ हो गया है ना। जो पहले उड़ीसा के हेल्थ मिनिस्टर थे और इनका रिसेंटली डेथ हो गया। अब देखिए
अब ये पर्सन इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कोविड के टाइम पे इन्होंने कोविड पेंडेमिक के टाइम पे इन्होंने बहुत ही ज्यादा लोगों को हेल्प किया, पब्लिक को बहुत हेल्प किया, सिटीजन ऑफ उड़ीसा को बहुत हेल्प किया, तो इसलिए ये पर्सन ओबिचरी के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे लिए। अब देखो, ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन उड़ीसा। ही वॉन हिज फर्स्ट स्टेट इलेक्शन from Jharsuguda in 2009 and was re-elected from Jharsuguda in 2014। बताओ, 2009 में भी इन्होंने विन किया था, 14 में इन्होंने विन किया था, है ना। He was a law graduate, मतलब ये कहाँ तक पढ़े लिखे हैं तो आप बता सकते हो, लॉ ग्रेजुएट है। He was क्या ना applauded for being proactive during the COVID pandemic। ऑलरेडी मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया स्टूडेंट। तो आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट, और इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, करंट अफेयर इसी तरह से हमारा चलता रहेगा। बस आप लोग अच्छे से लेकर स्टार्टिंग टू एंड अच्छे से वीडियो देखिए, समझिए, किसी भी तरह का डाउट होने से आप प्लीज हमें क्वेश्चन कीजिए। सो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।